आज हमारी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है जो रिस्पोंडेंट्स हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ बिहार, यूनियन ऑफ इंडिया, वो लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। हमारे नॉलेज में ये है कि बिहार में 3 एफआईआर हैं, 2 तमिलनाडु में हैं। तो हमारी मांग यही है कि इन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, यानी कि इनको एक साथ कर दिया जाए। 2 राज्यों के बीच का मुद्दा है, तो आप लोग के लिए कितना मुश्किलात आ रहा होगा यहाँ पे? हमारे जो मेजर मुद्दे थे वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और उसके ऊपर सुनवाई करते हुए उन्होंने उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। जब खुद से जाके उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद भी एनएसए लगना ये क्या सही है? स्पेशली एनएसए की जहाँ तक बात है तो नहीं लगना चाहिए था। एक जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह के कठोर कानून नहीं लगाए जाने चाहिए थे और कुछ ऐसा मनीष कश्यप ने नहीं किया है कि जिससे उनको इतने कठोर कानून का सामना करना पड़े। अगली तारीख क्या होगी जब दोबारा से सुनवाई होगी? अगली तारीख 21 अप्रैल है। उस दिन क्या उम्मीद जता सकते हैं दर्शक, मनीष कश्यप के चाहने वाले? देखिए, मैं जो समर्थक हैं मनीष कश्यप जी के, मैं उनसे कहूँगा कि वेट करें और न्यायालय में अपनी आस्था रखें। एक पत्रकार हैं जो अंदर हैं, वो भी पत्रकार हैं। पत्रकारों के लिए कितना मुश्किल हो गया है एनएसए लगने के बाद? क्या कोई अब खुलकर बोल पाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुश्किल तो है बट खुलकर बोलना भी हमारा अधिकार है जी। तो अगर ये सब चीज़ें हो भी रही हैं तो न्याय होगा, न्याय पे भरोसा रखें, न्याय अभी भी एग्जिस्ट करता है। एडवोकेट के नजरिए से कितने दूर हैं आप लोग कामयाबी के या मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के? दूर या नजदीक तो हाँ, दूर या नजदीक। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं वही हैं जो मनीष कश्यप के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट रूम में कैसा माहौल रहा और क्या मनीष कश्यप के पक्ष में बात हुई या नहीं हुई, उन्हें राहत मिलती दिख रही है या नहीं? जी, राहत उनको ज़रूर मिलेगी और आज हमारी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है जो रिस्पोंडेंट्स हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ बिहार, यूनियन ऑफ इंडिया, वो लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। हमारे जो मेजर मुद्दे थे वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और उसके ऊपर सुनवाई करते हुए उन्होंने उनको रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। ये 2 राज्यों के बीच का मुद्दा है, तो आप लोग के लिए कितना मुश्किलात आ रहा होगा यहाँ पे? देखिए, क्योंकि 2 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसलिए अब इसमें कोई फैसला अगर कोई कर सकता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय कर सकता है और इसीलिए हमने क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लगाई है, क्योंकि हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जहां पर एक ही मुद्दे के ऊपर इतनी सारी एफआईआर फाइल हो गई हैं तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम हर एक स्टेट में जाएं, हर एक एफआईआर के ऊपर बेल लगाएं और तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां पर हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर भी है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसलिए ही हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आए हैं कि आप कृपया इस मामले को सुनें और हमें राहत दें। क्लबिंग टर्म जो है वो आप लोग के लिए समझना इजी है या जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए समझना इजी है, लेकिन दर्शकों को समझाइए कि क्लबिंग है क्या? देखिए, आसान भाषा में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो कानून है वो ये कहता है कि एक मुद्दे के ऊपर एक ही एफआईआर हो सकती है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर एक ही एफआईआर बनेगी। सेम अपराध के ऊपर आप कई एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। और इस मामले में क्या हुआ है कि सेम मुद्दे के ऊपर अलग अलग जगहों पे एफआईआर हो गई हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी, स्टेट ऑफ बिहार में भी। हमारे नॉलेज में ये है कि बिहार में 3 एफआईआर हैं, 2 तमिलनाडु में हैं। तो हमारी मांग यही है कि इन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, यानी कि इनको एक साथ कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए उस पहली एफआईआर के साथ जो सबसे पहले स्टेट ऑफ बिहार में हुई थी। जी, तो तमिलनाडु में जिस तरह से ये हुआ उसके बाद वहाँ से बातचीत आपकी चल रही होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट करके ही सारा मामला होगा। जी हाँ, मेरी डायरेक्ट तो मनीष जी से बात नहीं होती है क्योंकि वो कस्टडी में है, बट उनके जो रिलेटिव हैं, उनके ब्रदर हैं, उन लोगों के थ्रू मेरी बात होती है और उन्हीं के थ्रू वही लोग इस केस में पैरोकारी कर रहे हैं और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग यहाँ पे उनकी पैरवी यहाँ पे न्यायालय के समक्ष कर रहे हैं। जी, जब खुद से जाके उन्होंने आत्मसमर्पण किया था उसके बाद भी एनएसए लगना ये क्या सही है? देखिए, मैं सही और गलत की बहस में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बट अभी जो भी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली एनएसए की जहां तक बात है तो नहीं लगना चाहिए था। एक जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह के कठोर कानून नहीं लगाए जाने चाहिए थे और कुछ ऐसा मनीष कश्यप ने नहीं किया है कि जिससे उनको इतने कठोर कानून का सामना करना पड़े। एनएसए को मानते हैं अभी बहुत कठोर कानून है, किसी का भविष्य बर्बाद हो सकता है, तो आने वाले समय में मान लीजिए अगर मनीष कश्यप को राहत भी मिल जाती है तो क्या उसके बाद उनके करियर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो मैं इस चीज़ पे टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, मैं इससे टिप्पणी करने से बचूंगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के कानूनों के दांव-पेच में किसी भी व्यक्ति को परेशानी तो होती ही है, जो परेशानी मनीष कश्यप झेल रहे हैं। सो लेट्स वेट और अभी आगे क्या इस केस में और नए मोड़ आते हैं उसी हिसाब से वी विल सी। तो अगली तारीख क्या होगी जब दोबारा से सुनवाई होगी? अगली तारीख 21 अप्रैल है।
उस दिन क्या उम्मीद जता सकते हैं दर्शक मनीष कश्यप के चाहने वाले? देखिए, मैं जो समर्थक हैं मनीष कश्यप जी के, मैं उनसे कहूँगा कि वेट करें और न्यायालय में अपनी आस्था रखें। मामला विचाराधीन है, सामने वाले जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो लोग रिप्लाई फाइल करेंगे और उनके रिप्लाई के बेसिस पे माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला देगी। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि हम भी एक पत्रकार हैं, जो अंदर हैं वो भी पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए कितना मुश्किल हो गया है एनएसए लगने के बाद? क्या कोई अब खुलकर बोल पाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुश्किल तो है बट खुलकर बोलना भी हमारा अधिकार है जी। तो अगर ये सब चीज़ें हो भी रही हैं तो न्याय होगा, न्याय पे भरोसा रखें। न्याय अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसी चीज़ पे भरोसा रखें कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज़ को प्रॉपर दिया जाए कि हम उसको कुछ गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट का, एक पत्रकार का काम है हर चीज़ को सामने लेकर आना, जो चीज़ पर्दे के पीछे भी हो रही है उनको भी सामने लेकर आना। तो अगर किसी चीज़ को सामने लेकर आना अगर न्याय नहीं दिलवा सकता तो फिर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं दिलवा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी आज कटघरे में खड़ा है, उसके बावजूद अब क्या लोग बोलने से डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं? मेरे हिसाब से जैसे चीज़ें हो रही हैं लोग डरते भी हैं, लोग हिचकिचाते भी हैं, पर वही है कि उनको फिर ये भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो कुछ न्याय की बात बोलते हैं, जो बात सच है वो आगे बोलते हैं, तो उनको इस बात पर डरना नहीं चाहिए क्योंकि फिर न्याय के लिए न्यायालय है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। एक एडवोकेट के नज़रिए से कितने दूर हैं आप लोग कामयाबी के या मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के? दूर या नजदीक तो हाँ, दूर या नजदीक की तो बात ही नहीं है। हम लोग हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम डे 1 से कोशिश कर रहे हैं, हम 1 अप्रैल से कोशिश कर रहे हैं, जब से कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मैटर आए और न्यायालय के आगे सुना जाए। तो अब बस हम यही हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं और मैं कहूँगी हम ज़्यादा पास भी नहीं हैं। तो देखते हैं क्या होता है 21 अप्रैल को। हाँ जी। कहते हैं समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है। इस समय हमने बातचीत की मनीष कश्यप के लिए जो कोर्ट रूम में अपनी राय पेश कर रहे हैं या उनकी दलीलें पेश कर रहे हैं उनकी ओर से, उन एडवोकेट के साथ बातचीत की, उनके ग्रुप के साथ बातचीत की और जो नज़र आ रहा है, जो सिनेरियो दिख रहा है, उस हिसाब से आपको बताते चले कि कहा गया है कि 21 तारीख की तारीख दी गई है जिस दिन दोबारा से दलीलें पेश की जाएगी और दोबारा से बातचीत किया जाएगा और दोबारा से उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके दर्शक, उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि क्या मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको बता दें कि सच की जीत हमेशा हुई है, आगे भी होगी। हम पहले भी मनीष कश्यप के साथ थे और आज भी साथ हैं और सच के हमेशा साथ ही रहेंगे। बाकी अपनी राय एडवोकेट की राय पर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही आप मनीष कश्यप को लेकर क्या सोच रहे हैं ये राय देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।